हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो हमारे पास बहुत बार आता है कि सर 11th का कितना पोर्शन या 11th का क्या रोल है हमारी 12th की फिजिक्स में। सबसे पहले ये समझिए कि अगर आप जेई का PYQ देखते हैं, आप जेई के पुराने क्वेश्चंस देखते हैं, तो यू विल गेट टू नो कि जेई जो है उसके क्वेश्चंस के अंदर मल्टीपल कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोई क्वेश्चन 12th को बिलोंग करता हुआ हमको दिख रहा है, या लेट से कि उसका स्टार्टिंग जो है वो 12th के साथ हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा। इट इज गोइंग टू इन्वॉल्व मैनी कंसेप्ट्स एट अ टाइम। अब 11th की बात करते हैं कि 11th का कितना रोल है। तो आप ऐसा समझिए कि हम 11th को कोचिंग इंडस्ट्री में कहते हैं कि इट इज़ द फाउंडेशन कोर्स। वाई वी कॉल इट फाउंडेशन कोर्स? बिकॉज आपके 12th के जो भी कंसेप्ट्स हैं, लेट से अगर मैं पहले ही चैप्टर से बात करूं, जैसे हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स से। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स की ही बात करूं तो यू विल फाइंड के इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर आप प्योर इलेक्ट्रोस्टैट्स के ऊपर जाएंगे तो आप कूलम्स लॉ के क्वेश्चन, लेकिन अब देखिए जैसे कूलम लॉ की बात ही मैंने करी, तो कूलम लॉ में क्या आया? आपका फोर्स आया। फोर्स आते ही आप समझिए कि आप NLM पे चले गए, क्योंकि जहां फोर्स वर्ड इन्वॉल्व हो रहा है डेफिनेटली वहां F बराबर ma का रिलेशन भी इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो जहां पे ma आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको रिलेट करते हुए हमारी काइनेमेटिक्स की एंट्री हो गई, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। आप देख रहे हैं कि आपका एक ही चैप्टर के अंदर बिना 11th के टॉपिक्स के सर्वाइवल कितना मुश्किल हो रहा है। फिर उसी तरीके से आपने थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाई, फिर आप आ गए इस बात के ऊपर कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट है और हमने एक चार्ज स्फीयर की तरफ, एक पॉइंट चार्ज को फायर किया है, बताओ कितनी दूर तक जाएगा, क्या वेलोसिटी हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हम इसी की डीलिंग करने जाए तो हम आ गए वर्क पावर एनर्जी के ऊपर। नाउ वी हैव टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एंड गाइस, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आप भूल गए कि कंजर्वेटिव फोर्स और आपकी पोटेंशियल एनर्जी के बीच का भी रिलेशन है। इसी रिलेशन से आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन भी लिखते हो, दैट इज E बराबर माइनस डेल V बाय डेल R। तो आपको मैं एक छोटी सी पिक्चर दिखा रहा हूं केवल एक चैप्टर की, जिसमें आप समझ सकते हैं कि 11th के जो चैप्टर्स हैं उनका किस तरीके से रोल प्ले हो रहा है। इसके बाद आप आगे बढ़ते, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जाते, वर्क डन बाय बैटरी इन सर्किट देखते, रेजिस्टेंस की हीटिंग देखते। अब आप आ गए अपने हीटिंग वाले पार्ट पे, कैलोरीमेट्री आपकी इसमें आ गई, फिर आपका वायर आ गया, थर्मल एक्सपेंशन आ गया। एज यू कैन सी कि आपके 11th का कितना रोल है। चलिए अब आप लोग कहेंगे कि अरे सर आपने ये तो वो टॉपिक्स ले लिए जिनका बहुत, और रोटेशन तो डेफिनेट, मैं कह रहा हूँ ना, पूरी मैकेनिक्स जो है, जैसे टॉर्क अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसका रोटेशन आप कैसे समझाएंगे? बिना टॉर्क के आपका वहाँ पे सर्वाइवल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप जो मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ते हैं, कैपलर के लॉज को आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बिना कैसे समझाएंगे? आप इसी तरीके से मॉडर्न फिजिक्स के अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में। मतलब 12th के हर चैप्टर में आप ये समझिए। अच्छा, अब मैं जो बात आपको कह रहा था कि आप कहेंगे कि ये तो हमारे वो टॉपिक्स हैं सर जो कॉमनली यूज होते हैं, मैकेनिक्स और हीट, तो चलो ठीक है, समझ में आया। व्हाट अबाउट वेव? डेफिनेटली गाइज, वेव बहुत इंपॉर्टेंट है। SHM अगर आपने पढ़ा है, वेव आपने पढ़ा है, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर SHM का सवाल बनता है इक्विलिब्रियम में कि दो चार्जेस हैं, उनके बीच के चार्ज को आप डिस्प्लेस करोगे तो बताओ कि उसके अंदर इक्विलिब्रियम किस टाइप का होगा। और अगला सवाल होता है टाइम पीरियड फाइंड आउट करो। हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड? विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ SHM? डेफिनेटली SHM गिव्स यू द प्लेटफॉर्म दैट गिव्स यू the correct or exact comparison. So whenever you will solve the equation of force and displacement or torque versus angular displacement, you will have angular velocity or you will have time period only with the information of SHM. मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? फिर मैं बात करता हूँ वेव की। वेव के अंदर क्या होता है? वेव इन अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग और साउंड वेव जो हम पढ़ते हैं,
दे क्रिएट, दे मेक्स दे मेक अ प्लेटफॉर्म ऑन विच आपका जो लाइट है उसका एंट्री हो पाता है। अब आप कहेंगे सर वो तो मैकेनिकल वेव है, ये तो आपका नॉन मैकेनिकल वेव है, लेकिन गाइस क्या इंटरफेरेंस आप वहाँ पढ़ते हो? डेफिनेटली आप पढ़ते हो। लाइट के अंदर वेव ऑप्टिक्स में आप इंटरफेरेंस पढ़ते हो। तो इसका मतलब ये है कि इंटरफेरेंस जो आप पढ़ रहे हो that is common between your wave on a string, sound wave as well as in your wave optics. So आप ये देख सकते हो कि आपका 11th जो है आप उसको बिल्कुल ये नहीं माने कि उसका कोई रोल नहीं है, उसका डेफिनेटली रोल है। और उसका जो रोल है 12th के अंदर, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको वो मेंशन किया जाता है क्लास में तो आपको उसको रिकॉल कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, तभी आप ये मल्टी कंसेप्ट्स वाला जो जेई का क्वेश्चन है उसके साथ डील कर पाओगे। सो दैट इज द रोल ऑफ 11th। आई होप मेरे इस वीडियो की मदद से आपको ये बात क्लैरिटी से समझ में आ गई होगी, बिकॉज मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि आई विल ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन और अ लाइन बिटवीन द सिलेबस इन 11th और 12th। मेरे हिसाब से जेई जो है वो तो पूरे सब्जेक्ट को देखती है, आप समझिए वो साइंस देखती है। आप फिजिक्स का भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो जेई जो है वो फिजिक्स के क्वेश्चन में जब खेलने के मूड में आती है तो वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट करती है कि आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप जेई के पुराने क्वेश्चन उठा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ना केवल उन्होंने फिजिक्स के अंदर आपसे फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा, उसमें उन्होंने अच्छा सवाल बनाने के लिए थोड़ी सी अच्छी मैथ्स भी यूज़ करने को आपको कह दिया। इसी तरीके से आपको कहीं पे केमिस्ट्री का भी इंटरफेरेंस मिल सकता है। तो आप ये देखोगे कि आपको ओवरऑल जो है वो एज अ साइंस स्टूडेंट ग्रूम होना है, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक पर्टिकुलर क्लास को लेकर नहीं, आपको ओवरऑल साइंस का स्टूडेंट बनना है। दैट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ जेई फ्रॉम यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।